हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ ट्रेनी के स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे निबंध के बारे में। और वो कौन सा निबंध होगा? तो हिंदी से रिलेटेड निबंध होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। और ये निबंध होगा शिक्षा के अधिकार के बारे में, जो राइट टू एजुकेशन होता है, उसी राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड ये आपके लिए मैं एस्से लेकर के आया हूँ। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि कल ही के डेट पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जिसका भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके लिए मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। साथियों, कल आपका जहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मीन्स कि बिशप जॉनसन स्कूल पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स में है प्रयागराज में, वहाँ पे मैं आपको मिलूँगा भी। अगर जिसका वहाँ पे एग्जामिनेशन पड़ा है, जिसका है वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर पॉसिबल हो सके तो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मुझसे बात कर सकता है। मैं कल अवेलेबल रहूँगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे, ये गुड न्यूज़ है। और मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना एडमिट कार्ड आज डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आज ही लास्ट डेट है। आज 17 तारीख है, कल 18 है, कल ही आपका एग्जामिनेशन है। तो इन सभी चीज़ों को मैं एक एक करके आपको रिमाइंड कराता हुआ चल रहा हूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हम हिंदी निबंध की बात कर रहे हैं। और ये जो हिंदी निबंध आया है हमारे पास, ये शिक्षा के अधिकार के बारे में बात कर रहा है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। और साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षा का अधिकार मीन्स कि राइट टू एजुकेशन कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी के बारे में हम एक एक करके एनालिसिस करते हुए चलेंगे, देखेंगे कि क्या इनिशियल स्टेज से भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसको डाला गया था, किसको, राइट टू एजुकेशन को, कि नहीं डाला गया था, इसको फंडामेंटल राइट कब बनाया गया था, राइट टू एजुकेशन को। और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न्स हो सकते हैं, जो भी केस लॉ हो सकते हैं, उन सभी प्रोविज़न्स को, उन सभी केस लॉ को एक एक करके हम डील करते हुए चलेंगे। साथियों, अगर हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन में, तो जब आप कभी भी ऐसे लिखेंगे तो उसमें तमाम चीज़ों को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर या तो परिचय लिखिए या तो संदर्भ लिखिए, फिर उसके बारे में उसका पूरा मटेरियल लिखिए, फिर कंक्लूजन लिखिए। तो एज यूजुअल इसी तरह से ही आपका चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, बच्चे किसी भी देश की सर्वोच्च संपत्ति हैं। आप सभी लोगों को पता है, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे छात्र होते हैं, छात्राएं होते हैं, जो बच्चे जिनको कहा जाता है, वो किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश की संपत्ति होते हैं, क्योंकि वही आगे चलकर क्या बनेंगे, वही आगे चलकर के डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी प्रोफेसर वगैरह जो भी बनना होगा वही वो बनेंगे। वे किसी भी राष्ट्र के लिए संभावित संसाधन है। कौन? साथियों, जो शिक्षा होता है, जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, वे ही किसी राष्ट्र के संभावित संसाधन होते हैं। संसाधन का मतलब क्या होता है? वही ऐसे यूरेनियम होते हैं, ऐसे वो चीज़ होते हैं जो आगे चलकर क्या बनेंगे, आगे चलकर के आदमी बनेंगे। और आदमी बनने के बाद क्या करेंगे, किसी चीज़ में, किसी फील्ड में वो अपना नाम कमाएंगे। कर शिक्षा एक इंसान के जीवन में अपना विशेष महत्व रखता है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, अगर हम शिक्षा को देखते हैं कि शिक्षा क्यों ज़रूरी होनी चाहिए, तो साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षा इसलिए ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि जब तक हमारे समाज का छात्र या छात्राएं या बालक या शिक्षा नहीं होगा, तब तक वो कैसा रहेगा? जब तक वो शिक्षित नहीं रहेगा तब तक वो मनुष्य के जैसा व्यवहार नहीं करेगा, तब तक वो जानवरों के जैसा व्यवहार करेगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब खाना है, कब सोना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे किसी से बात करना है। तो वहाँ पे शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वही कह रहा है, शिक्षा एक इंसान के जीवन में अपना विशेष महत्व रखता है। तो यही विशेष महत्व रखता है। भारत में 66% के एक गरीब साक्षरता दर के रूप में अपनी रिपोर्ट 2007 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन द्वारा दी गई है। अब इसी प्रकार से एक रिपोर्ट पेश किया गया था और इसी रिपोर्ट को दिया गया था। और आगे कह रहा है, और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम USDP की रिपोर्ट 2009 में शामिल विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए रिपोर्ट स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट SOER नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया था। तो ये एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया था। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया था साथियों? तो UNESCO के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया था। और रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया था, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट स्कोर कार्ड के द्वारा, कि नो टीचर नो क्लास। भाई, जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो क्लास क्या चलेगा?
इसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट दिया गया है। तो आप लोगों ने देख लिया कि शिक्षा के अधिकार के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। आगे कर रहा है, भारत में साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार, अगर हम जनगणना देखते हैं तो जनगणना के अनुसार क्या रहा है। अब कुछ डाटा मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इस डाटा को आप एनालिसिस कर लीजिएगा एट द टाइम, आपके एग्जामिनेशन के टाइम, आपके स्क्रीनिंग टाइम। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, लिखिएगा, नहीं याद रहता है तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमको डाटा, हमको ये जितना भी यहाँ पे मैं आपको कलेक्शन बता रहा हूँ ये याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखिएगा, जो नहीं याद होगा वो नहीं लिखिएगा। कह रहा है कि कुल 73.0, जिसमें से ग्रामीण 67.8 और शहरी 84.1। ये क्या है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर के बारे में बता रहा है। अगर हम पुरुषों की साक्षरता दर को देखते हैं तो 80.9% है और महिलाओं का 64.6% यहाँ पे साक्षरता दर के बारे में बात कर रहा है। तो ये एजुकेशन का जो रेट है उस एजुकेशन रेट को बता रहा है, कब का, 2011 का, क्योंकि सेंसस जनगणना 2011 में ही हुआ था। आगे कर रहा है, शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 में भी पारित किया गया था और शिक्षा के अधिकार का विधेयक पास करके क्या किया गया था, कर रहा है शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था, क्या था साथियों, ये एक संवैधानिक अधिकार था। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निदेशक, आप सभी लोगों को पता है कि नीति निदेशक कहाँ पर दिया गया है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4 खोलेंगे तो वहाँ पे आपको DPSP देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंतर्गत एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 41 में निर्देशक तत्व सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई है। क्या दिया गया है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का पता अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्वों से पता चलता है। इसमें प्रारंभ से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते थे उनको यहाँ पे क्या किया गया था, उनकी शिक्षा के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया था। कहाँ पे, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 45 को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कर सन 2002 में भारतीय संविधान में 86वें संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया है। शिक्षा के अधिकार को क्या माना गया साथियों, तो एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट के रूप में भी उसको क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21 का। और आप सभी लोगों को पता है कि मौलिक अधिकार कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 21A आप पढ़ेंगे, कैपिटल A कहिए या फिर क कहिए, अनुच्छेद 21 का में दिया गया है कि इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किया जाएगा। किसके लिए, तो जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी। कह रहा है इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया। इसको क्या करने के लिए, इसको प्रोत्साहन देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। भाई जब तक हमारे देश में बच्चे शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक हमारा देश कैसे विकास करेगा, क्योंकि जो इस समय जवान है वो आगे चल करके बूढ़े हो जाएंगे, जो बच्चा होगा वही तो आगे चल करके जवान होगा और वही तो कुछ करेगा। तो जब तक वो बच्चा शिक्षित नहीं रहेगा, जब तक उसके पास पोटेंशियल क्षमता का नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक वो कैसे कुछ काम कर सकता है, नहीं कर सकता। इसीलिए शिक्षा को क्या बनाया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया और निःशुल्क भी शिक्षा बना दिया गया। कह रहा है जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसको कब से लागू कर दिया गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। कह रहा है क्षेत्रीय सरकारों, अधिकारों तथा अभिभावकों का यह दायित्व है कि वे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए आगे बढ़े और इस योजना को लागू करने के लिए उचित प्रबंध करें। तो ये सारी बातों को देखते हुए आपको पता चल रहा है कि शिक्षा का महत्व कितना है हमारे समाज में, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं है तब तक शिक्षित समाज नहीं है। जब शिक्षा रहेगा तभी आपके पास एक शिक्षित समाज भी आपके पास रहेगा। देखिए आगे कह रहा है किसी कारणवश, आगे दोस्तों कह रहा है किसी कारणवश 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कारण हो गया है जो 6 वर्ष से अधिक के बच्चे हो गए फिर भी वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी आयु के अनुरूप उसे उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। मीन्स कि अगर उसका एज ज़्यादा हो गया है, अगर वो 10 साल का हो गया है, अगर वो कभी स्कूल नहीं गया है, कभी विद्यालय नहीं गया, तो उसके अब एज के अकॉर्डिंग्स में क्या किया जाएगा, उसको शिक्षा देने के लिए उसी क्लास में उसका दाखिला करवाया जाएगा, दिलाया गया। अगर पास में विद्यालय नहीं है तो नए विद्यालय का प्रबंध भी कराना ये राज्य सरकार का दायित्व है। कि अगर मान लीजिए कि जहाँ बच्चा रह रहा है वहाँ बच्चे के पास क्या है,
अच्छी सुविधा नहीं है। अच्छी सुविधा के पास मतलब ये है कि अच्छी सुविधा नहीं है, वो स्कूल भी अगर है तो उसके 10 किलोमीटर दूर है, तो छोटा बच्चा कैसे स्कूल 10 किलोमीटर दूर जाएगा। तो इसके लिए क्या दिया जाएगा, इसके लिए प्रत्यावेदन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस एरिया में स्कूल नहीं है और राज्य सरकार क्या करेगी, स्कूलों की स्थापना करेगी। कर शिक्षण की गुणवत्ता के सुधार पर 35 बच्चों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया। आप सभी लोगों को पता है कि 35 बच्चों पे ही एक शिक्षक का प्रावधान किया गया। ये स्टैंडर्ड मानक है और इसी स्टैंडर्ड मानक के अकॉर्डेंस में हमको काम करना होता है। लेकिन आप तमाम प्राइवेट स्कूल्स देखेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस देखेंगे, जहाँ 60-60 बच्चे एक एक क्लास में भर करके रखा जाता है और एक टीचर उस 60 बच्चों को गाइडेंस नहीं कर पाता है। इसीलिए कह रहा है शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर 35 बच्चों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया और ये स्टैंडर्ड मानक है और इसी स्टैंडर्ड मानक के अकॉर्डेंस में क्या किया जाता है, जो आपकी प्राइमरी लेवल की कॉलेजेस होती हैं, जो स्कूल होते हैं, उसमें काम कराया जाता है। इसी प्रकार निजी विद्यालय में भी कक्षा 1 से प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों को 25% आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। ये भी बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे कह रहा है इस पूर्ण अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ उत्तरदायित्व का विभाजन किया गया। अब कौन कौन से उत्तरदायित्वों का विभाजन किया गया है साथियों, कह रहा स्थानीय अधिकारी तथा माता पिता का दायित्व के बारे में बता रहा है कि अब मान लीजिए जो स्थानीय अधिकारी होते हैं और माता पिता का भी कर्तव्य क्या है। सरकार पता चल रही है दिनों दिन रातों रात स्कूल बनवा रही है, टीचर की वैकेंसी ला रही है, टीचर लोगों को जॉब दे रहा है, लेकिन बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं कि हम भले से स्कूल बन गए, हम पढ़ने ही नहीं भेजेंगे। तो अब इसके बारे में क्या कर रहा है, तो कह रहा है स्थानीय अधिकारी तथा माता पिता का दायित्व। इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत सरकार और स्थानीय लोग अपने अपने क्षेत्र के अधीन जिन स्थानों पर विद्यालय नहीं है वहाँ 8 वर्ष के अंदर विद्यालय की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। आपको यहाँ पे एक लिमिटेशन भी दे दिया है कि जहाँ पे विद्यालय नहीं है तो वहाँ पे क्या करना है, 8 वर्ष के भीतर एक विद्यालय की निर्माण करना है, एक विद्यालय की स्थापना करना है। साथ ही साथ कह रहा है यहाँ पे कि धारा 10 के अंतर्गत माता पिता अपने बच्चे को नज़दीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। क्या करवाएंगे साथियों, तो धारा 10 के अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध जरूर करवाएंगे। सेकंड पॉइंट में कह रहा है केंद्र सरकार के दायित्व। अब कुछ केंद्र सरकार के भी दायित्व होते हैं कि केंद्र सरकार इसमें क्या क्या भागीदार करेगा। कह रहा है पहला कि बच्चों का चौमुखी विकास होगा। जाहिर सी बात है अगर बच्चे डेली स्कूल जाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं चौमुखी विकास तो होना ही होना है। दूसरा कह रहा है संवैधानिक मूल्यों का भी विकास होगा। जाहिर सी बात है संवैधानिक मूल्यों का भी विकास होगा, क्योंकि संविधान में लिखा गया है, जब संविधान में जिस बात को लिखा जाता है उसका क्या करना होता है, उसका पालन करना होता है। तो वही कह रहा है संवैधानिक मूल्यों का भी यहाँ पे विकास होगा। थर्ड पॉइंट में कह रहा है जहाँ तक हो सके मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। जिस लैंग्वेज में बच्चा पढ़ सकता है उसी लैंग्वेज में उसको क्या किया जाए, उसी को शिक्षा दिया जाए। नेक्स्ट कह रहा है राज्य सरकार के अब दायित्व के बारे में देख लीजिए। कह रहा है वो प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। कौन, तो राज्य सरकार की बात कर रहा है। अपने क्षेत्र के 14 वर्ष तक के बच्चों का रिकॉर्ड राज्य सरकार रखेगी भी। आगे देखिए साथियों, कह रहा है अब यहाँ पे एक कंक्लूजन आ रहा है और इस कंक्लूजन को आप जरूर देखिए। कह रहा है भारत में बच्चों के भविष्य को सही राह दिखाने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा के बिना हम एक समावेशी विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा पर अलग से बजट पेश किया जाता है। और आप सभी लोगों को पता चल गया कि निष्कर्ष जब आप लोगों ने देखा तो निष्कर्षण में सारी बातें आपको देखने के लिए मिल रही है कि जो शिक्षा होता है उस पर अलग से राज्य सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा अलग से बजट पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को लगता है कि जब तक हमारे समाज के, हमारे देश के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे देश का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो सकता। तो साथियों मैंने यहाँ पे शिक्षा से अधिकार से रिलेटेड एक एस्से आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रेलिवेंट था, इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे रखने का भरपूर प्रयास किया हूँ। साथियों यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको लगता है कि आपको हमसे मिलना चाहिए कल स्क्रीनिंग टेस्ट के दिन तो आप हमसे डेफिनेटली मिल सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों से मैं मिलूँगा, आप लोगों से बातें करूँगा और ये भी मैं बताऊँगा कि कैसे आपको अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी करना है। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।